स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेक माई एग्ज़ाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमने डिस्कस करनी है प्रेपोजिशंस। जैसे कि हमने पिछले सेशन में भी प्रेपोजिशन को डिस्कस किया था और आई होप आपने उनको देखा होगा, रिवाइज किया होगा और आपको वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली प्रेपोजिशंस के और, क्योंकि ये लिस्ट थोड़ी सी लंबी है और हमें हर एक प्रेपोजिशन को इसमें कवर करना है। तो आज हमारे पहली प्रेपोजिशंस हैं फ्रॉम और टू। देखिए स्टूडेंट्स, इनको हम हमेशा डेली लाइफ में यूज़ करते हैं फ्रॉम और टू को। इसका एग्जैक्ट यूजेज क्या है आज हमने सिर्फ ये देखना है। तो फ्रॉम का एग्जैक्ट यूजेज क्या है, जहाँ पे भी हमने स्टार्टिंग पॉइंट की बात करनी हो वहाँ पे हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम। और टू हम हमेशा कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी जिस चीज़ का हमने एंडिंग पॉइंट दिखाना हो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टू। ठीक है जी, फ्रॉम स्टार्टिंग के लिए, टू एंडिंग के लिए। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि स्टार्टिंग किस चीज़ की या एंडिंग किस चीज़ की, तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग चाहे टाइम की हो चाहे प्लेस की हो, इसी तरह एंडिंग चाहे टाइम की हो चाहे प्लेस की हो, हम दोनों में क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम और टू। पहले स्टार्ट करते हैं टाइम के बेसिस पे। तो देखिए, अगर मैंने टाइम की स्टार्टिंग दिखानी है, अगर मैं किसी को हिंदी में बोलती हूँ कि मैंने एक क्लास ली है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, तो 4 बजे उस क्लास की क्या थी, स्टार्टिंग पॉइंट था। और स्टार्टिंग के लिए अभी हमने क्या सीखा, हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम, इंग्लिश में जब हमने उसको ट्रांसलेट करना है। इसी तरह अब मैंने कहाँ से ली, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ली। 6 बजे इसका मतलब क्या हो गया, मेरे लिए एंडिंग पॉइंट हो गया। तो एंडिंग पॉइंट के लिए मैंने क्या यूज़ करना है, टू। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि आई took a class from इसलिए लगाया क्योंकि 4 बजे स्टार्टिंग थी, तो from 4 o'clock -6 o'clock। तो यहाँ पे क्या लगेगा, टू। ठीक है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया 4 बजे से लेके 6 बजे तक स्टार्टिंग क्या थी, 4 o'clock। 4 o'clock के लिए हमने क्या लगा दिया, फ्रॉम। और एंडिंग क्या थी, 6 o'clock। और 6 o'clock के लिए हमने लगा दिया टू। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि जहाँ पे भी हमने टाइम की स्टार्टिंग की बात करनी है वहाँ पे लगाएंगे फ्रॉम, जहाँ पे टाइम के एंडिंग की बात करनी है वहाँ पे लगाएंगे टू। टाइम के स्टार्टिंग एंडिंग मीन्स उसकी जब हमने ड्यूरेशन दिखानी है कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक, तो इतने बजे से लेके स्टार्टिंग वहाँ पे फ्रॉम, इतने बजे तक एंडिंग, तो वहाँ पे टू। इसी तरह अगर प्लेस की बात करें, प्लेस में भी हम हमेशा स्टार्टिंग के लिए क्या लगाएंगे, फ्रॉम। जैसे कि आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की है डैश जलंधर। जलंधर से अब मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की है, तो जलंधर क्या हो गया, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, फ्रॉम। अब मैंने जाना कहाँ था, लुधियाना जाना था, तो लुधियाना क्या हुआ, मेरा एंडिंग पॉइंट हुआ। ठीक है जी, तो लुधियाना एंडिंग पॉइंट है, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, टू। तो आपने देखा कि इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे टाइम हो चाहे प्लेस हो, मतलब दोनों का एक ही रहेगा, फ्रॉम जहाँ से स्टार्टिंग, टू जहाँ से एंडिंग। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ, और वो है टू वर्ड्स। तो अब हमें देखना है कि टू वर्ड्स और टू में क्या डिफरेंस होता है। अगर सिंपल आपको पूछूं कि अगर मैं एक सेंटेंस में मुझे फिल करना है, तो मैं क्या फिल करूंगी, आई एम गोइंग डैश अमृतसर। ठीक है, तो मैं अमृतसर को जा रही हूँ, तो उसमें मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, टू यूज़ करना चाहिए कि टू वर्ड्स। अगर आपने बोला है कि सिर्फ टू यूज़ करना चाहिए तो शायद थोड़ी सी गलती है, और अगर आपने बोला है कि टू वर्ड्स यूज़ करना चाहिए उसमें भी थोड़ी सी, कहने का मतलब हम सिर्फ एक को ऑप्ट करके दूसरे को नहीं छोड़ सकते, हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। आई कैन से कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स अमृतसर, आई कैन इवन से कि आई एम गोइंग टू अमृतसर। सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा, मीनिंग का डिफरेंस आ जाएगा। तो देखिए मीनिंग का क्या डिफरेंस है। टू जैसे कि हमने यहाँ पे किया, टू हमेशा एंडिंग पॉइंट को शो करता है, बट जो टूवर्ड्स है, टूवर्ड्स सिर्फ हमारी डायरेक्शन को शो करता है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो अगर मैं ये बोलूँगी कि मैं आई एम गोइंग टू अमृतसर, इसका मतलब हो जाएगा कि जो मेरा एंडिंग पॉइंट है वो क्या है, अमृतसर है। और अगर मैं ये बोलूँगी कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स अमृतसर, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि मैं अमृतसर की तरफ जा रही हूँ, सिर्फ एक डायरेक्शन की शो कर रही हूँ।
ठीक है। तो इट मीन्स ये भी हो सकता है कि मैं अमृतसर से होते हुए पठानकोट की तरफ जा रही हूँ। तो अगर मैंने इस पैटर्न को शो करना है कि मैं अमृतसर से होते हुए पठानकोट की तरफ जा रही हूँ, फिर मैंने क्या बोलना है, आई एम गोइंग टूवर्ड्स अमृतसर टू पठानकोट। अब मैंने ये पैटर्न क्यों किया, क्योंकि सिर्फ मेरी डायरेक्शन में क्या आ रहा था, डायरेक्शन में सिर्फ मेरा आ रहा था अमृतसर, और पर मेरा एंडिंग पॉइंट क्या था, पठानकोट। तो इसलिए डायरेक्शन के लिए हमने यूज़ किया टूवर्ड्स, और एंडिंग पॉइंट के लिए हमने यूज़ किया टू। ठीक है। अगर आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी टूवर्ड्स में हम विदाउट एस यूज़ करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा यूज़ करना ज़्यादा प्रेफरेबल है? तो आई वुड रेकमेंड कि हम हमेशा टूवर्ड्स यूज़ करेंगे, टूवर्ड यूज़ नहीं करेंगे। अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस है, तो नहीं, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये होता है ओरिजिन का। तो जो टूवर्ड्स है इसका ओरिजिन है ब्रिटिश ओरिजिन, ठीक है, और जो टूवर्ड है इसका है अमेरिकन ओरिजिन। और हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, इसलिए हमने यूज़ करना है टूवर्ड्स विद द यूज़ ऑफ एस। ठीक है। तो होपफुली अब आपको टू और टूवर्ड्स में डिफरेंस समझ आया होगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रेपोजिशन की ओर, जो है मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। चलिए बात करते हैं मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। अगर आप उसमें हिंदी में सोचें तो हिंदी में शायद आपको दोनों सेम लगेंगे कि दिस इज़ मेड ऑफ दिस, ठीक है, ये इससे बना है, दिस इज़ मेड फ्रॉम दिस, ये इससे बना है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? ठीक है। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है फिजिकल स्टेट का। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है फिजिकल स्टेट का। ठीक है। रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। ठीक है। मेड ऑफ वहाँ पे लगता है जहाँ पे किसी चीज़ ने अपने फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं किया, जो उसकी फिजिकल स्टेट थी इट हैज़ नॉट बीन चेंज्ड। ठीक है, वो एज इट इज़ ही है। बट मेड ऑफ में क्या होता है, जो उसमें फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाती है, इसमें फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती है, और इसमें फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि द कर्ड इज डैश मिल्क। अब अगर मैं आपको ये बताऊँ ऑप्शंस किस में आप मेड ऑफ लगाएंगे या मेड फ्रॉम लगाएंगे, तो होपफुली आप इसमें मेड फ्रॉम लगाएंगे। रीज़न बीइंग, जब मिल्क से एक बार कर्ड बन गया तो उसने अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस चेंज कर ली। क्या कर्ड को बनने के बाद क्या आप उसमें से वापस से मिल्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो एक बार उसमें जो बैक्टीरियल प्रोसेस हो गया इट कांट बी रिवर्स्ड, उसने अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर लिया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मेड फ्रॉम। ठीक है जी, उसने अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर लिया है, इसलिए हमने लगाना है मेड फ्रॉम। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। जैसे मैं बोलूँ कि द चीज़ इज़ डैश मिल्क। अब चीज़ भी क्या है, जब एक बार मिल्क से चीज़ बन गया, उसमें एक अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस चेंज कर ली, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस चेंज होने की वजह से यहाँ पे अगेन हम क्या लगाएंगे, मेड फ्रॉम। ठीक है जी, होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि जहाँ पे चीज़ ने अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस को चेंज कर लिया है वहाँ पे हम लगाएंगे मेड फ्रॉम। अब बात करते हैं मेड ऑफ की। जैसे कि मैंने बोला कि मेड ऑफ हम वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे हमने अपनी किसी भी चीज़ ने अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं किया है। कहने का मतलब अगर वो किसी और चीज़ में यूज़ हुई भी है फिर भी हम उसको एक्सट्रैक्ट करके वापस से वही फॉर्म निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत बेसिक्स एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि मैं बोलूँ द बुक इज़ डैश पेपर। ठीक है, तो इसमें मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि जो बुक है वो पेपर से बनी है। इसमें भी यही बोलना चाहती थी, जो कर्ड है वो मिल्क से बना है। ठीक है, तो दोनों का हिंदी में मीनिंग सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या आता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस का। कर्ड मिल्क से तो बना था पर कर्ड ने अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर लिया था। पर अगर बात करें बुक, ठीक है,
बुक का हम किससे बनती है, कलेक्शन ऑफ पेपर से। चाहे वो पेपर बड़ा है, चाहे हमने उसको टेयर ऑफ करके छोटे साइज़ का पेपर बनाया, पर अगर मैं एक बार बुक बन गई, ठीक है, अगर बुक में से मैंने एक पेपर को टेयर ऑफ करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, टेयर ऑफ पेपर, बिल्कुल। क्या मुझे वापस वो पेपर मिल जाएगा, बिल्कुल। चाहे उस पर कुछ लिखा होगा, आप उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज के यू कैन अगेन एक्सट्रैक्ट पेपर, ठीक है, आपको वापस से पेपर मिल जाएगा। तो उसने पेपर ने अपने फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं किया, तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, बुक इज मेड ऑफ पेपर, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिस चीज़ में फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, मेड ऑफ। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि फ्लोर इज, ठीक है, फ्लोर जो हमारा फर्श होता है, इट इज डैश टाइल्स, तो अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो फ्लोर, टाइल्स का फ्लोर बन जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, मेड ऑफ लगाएंगे कि मेड फ्रॉम लगाएंगे। होपफुली आप सभी ने ये आंसर किया होगा कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मेड ऑफ। अगर आपको ये लग रहा है कि टाइल्स ने अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर ली है, तो नहीं करती, चाहे वो सीमेंटेड हो जाती हैं, पर क्या अगर हम उसको तोड़ें वापस से तो हमें टाइल्स वापस मिल सकती हैं, बिल्कुल मिल सकती हैं। तो उसमें टाइल्स ने अपने फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मेड ऑफ। अगर ये मैं बोलूँ द पेपर इज डैश ग्रास, अब पेपर क्या है, ग्रास से बना है, बट ऑब्वियस ट्रीज से बनते हैं, ग्रास से बनता है पेपर, तो पेपर इज डैश ग्रास, ठीक है। तो कहने का मतलब पेपर ग्रास से बना है। अब देखो कि ग्रास से पेपर में जब वो चेंज हुआ, क्या पेपर ने अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज किया ग्रास से जब वो पेपर बना, बिल्कुल। अब आप पेपर को जो मर्जी कर लो, आप उसमें से ग्रास निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे ना, तो इसमें पेपर ने अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर लिया है, तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, मेड फ्रॉम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों में पेपर की बात हो रही है, बट बुक, जब बुक बनी है, बुक में जब हमने पेपर्स को कंपाइल किए है, तब पेपर ने अपने फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं किया था, तो हमने लगाया था मेड ऑफ। और जब पेपर ग्रास से बना तब उसने अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर लिया था, इसलिए हमने उसके साथ लगाया मेड फ्रॉम, ठीक है। होपफुली अब आपको मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रपोजिशन की ओर, दैट इज अक्रॉस और अलोंग, ठीक है। अक्रॉस और अलोंग स्टूडेंट्स हमेशा दोनों ही पोजीशन को ही रेफर करती हैं, अक्रॉस भी और अलोंग भी, ठीक है। पर इसमें फिर भी कोई डिफरेंस होता है थोड़ा सा, वो हमने अब डिस्कस करना है, ठीक है। अगर मैं इसका हिंदी में मीनिंग बताऊं तो अक्रॉस का मतलब होता है जब आपने कोई चीज़ को आर पर, ठीक है, बेसिकली यू हैव क्रॉस्ड समथिंग, ठीक है, आपने किसी चीज़ को क्रॉस कर लिया है, तब आप यहाँ वहाँ पे यूज़ करेंगे अक्रॉस। और अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है, जब आप किसी चीज़ के साथ साथ हो तब आप हमेशा क्या लगाओगे, अलोंग। फॉर एग्जाम्पल आप रास्ते में जा रहे हो, तो आपने देखा होगा हिली एरियाज़ में रास्ते में क्या होती है, एक टनल होती है, टनल होती है ना। तो टनल के जब आप अंदर जाते हो, क्या इज इट अ पॉसिबिलिटी कि आप गाड़ी में जा रहे हो और आप उस टनल के अंदर ही रह जाते हो, नहीं। बट ऑब्वियस इफ़ यू आर हियर इन योर कार, तो आप क्या करोगे, कार को यहाँ से लेके जाके बट ऑब्वियस टनल को क्रॉस कर जाओगे, और बट ऑब्वियस आपकी कार वहाँ से बाहर निकल आएगी। तो कहने का मतलब है अगर इसको हमने लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, यू वेंट डैश द टनल, तो आप एक टनल को पार गए हो, आपने उसको क्रॉस कर लिया है, तो क्रॉस करने के लिए या उसको पार करने के लिए आपने क्या यूज़ करना है, अक्रॉस, ठीक है। तो अंदर की तरफ मूवमेंट तो है। अगर आपके माइंड में ये डाउट आया है कि इनटू भी तो यूज़ होता है कि जब हम अंदर की ओर जाते हैं, हाँ बिल्कुल यूज़ होता है, पर इनटू का मतलब ये नहीं होता कि आप अंदर गए और आप बाहर भी आ गए, ठीक है। जब आपने सिंपल अंदर को एंटर करना है, सिंपल अगर सपोज यहाँ पे आप अपनी गाड़ी बाहर नहीं लेके आए, आपकी कार ख़राब हो जाती है और आप सिर्फ एक टनल के अंदर चल जाते हो, वहाँ से भी बाहर नहीं आए, तो देन यू वेंट इनटू द टनल। पर अगर आप टनल के अंदर जाके वापस से बाहर निकल आए हो तो यू वेंट अक्रॉस द टनल, क्योंकि आपने उसको पार कर लिया है। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अब बात करते हैं अलोंग की। अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, जब आप किसी के साथ साथ में चलते हैं उसको बोलते हैं अलोंग, पर उसमें ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि आप उसके साथ साथ वहीं तक चले जहाँ तक वो चीज़ चल रही है। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी एग्जाम्पल है कि आप किसी रास्ते में जाओ,
आपने बट ऑब्वियस लेक साइड देखी होंगी, ठीक है। तो अगर ये एक लेक है, ठीक है, तो ऐसा रास्ता होता है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे आप कार यहाँ से लेके जा रहे हो, जहाँ पे लेक, एक साइड लेक चल रही है, हिली एरियाज में ऐसा बहुत होता है, एक साइड लेक चल रही है और आप उसके साथ साथ में गाड़ी चला रहे हो। तो यहाँ पे लेक चली, यहाँ पे आप तो उसके साथ साथ चल रहे हो, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, अलोंग। तो यू कैन से आई वेंट डैश द लेक, ठीक है। तो आई वेंट क्या आएगा यहाँ पे अब, अलोंग द लेक। अलोंग द लेक मतलब यहाँ से लेक चल रही थी और वहाँ पे आप उसके साथ साथ चले। अगर आपको अलोंग की एक और एग्जांपल करनी है तो आपने बहुत बार सुना होगा, स्ट्रीट्स पे जब आप चलते हैं तो वहाँ पे हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, अलोंग, ठीक है। आपने हमेशा ये सुना होगा, जैसे कि आई वॉज वॉकिंग डैश द स्ट्रीट, ठीक है। तो मैं स्ट्रीट के ऊपर वॉक कर रहा था, उसके लिए आप हमेशा क्या यूज़ करते हैं, अलोंग, ठीक है। अब यहाँ पे अलोंग यूज़ होता है क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी भी रास्ते में जा रहे हो और आप वॉक कर रहे हो, बट ऑब्वियस आप उसके साइड पे वॉक करेंगे, ठीक है। अगर आपके माइंड में आता है कि हम ये क्यों नहीं कहते कि आई वेंट ऑन द स्ट्रीट, ऑन द स्ट्रीट इसलिए नहीं कहते क्योंकि कोई भी रेशनल पर्सन, ठीक है, कोई भी एक एवरेज नॉर्मल पर्सन हमेशा स्ट्रीट्स के साइड पे चलेगा। साइड पे चलने का क्या मतलब है कि आप उस स्ट्रीट के साथ साथ चल रहे हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अलोंग यूज़ करेंगे रादर देन ऑन। और आपने हमेशा ये सुना होगा, द व्हीकल्स आर प्लाइंग ऑन द रोड। व्हीकल्स के लिए हम ऑन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ऑन वहाँ पे व्हीकल्स उसके सड़क के बीच में चलते हैं, तो जब आपने उसके बीच में चलना है, बेसिकली उसके ऊपर चलना है, तो आप यूज़ करेंगे ऑन। बट आप अगर आप नॉर्मल किसी भी पर्सन की जैसे उसके साथ साथ चलते हो, उसके साइड पे चलते हो, तो आप हमेशा क्या यूज़ करोगे कि आई वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। और अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रपोजिशन की ओर। जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन की, जो है थ्रू। अगर थ्रू की बात करूँ तो इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं। फर्स्ट मीनिंग जो हम बहुत कॉमन यूज़ करते हैं, और हिंदी में बोलूँ तो दोबारा, ठीक है, दोबारा, किसी चीज़ के थ्रू, किसी चीज़ के दोबारा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूँगी, ठीक है, डैश यू, तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि मैंने उससे बात करनी है आपके द्वारा, ठीक है, मतलब यू विल बी द मीडियम जिसके थ्रू मैं उनसे बात करूँगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, थ्रू। तो जहाँ पे भी आपने दोबारा को यूज़ करना होगा वहाँ पे इंग्लिश में आप क्या यूज़ करेंगे, थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके सेकंड मीनिंग की। थ्रू का सेकंड मीनिंग या थ्रू की सेकंड यूजेज क्या है, जब भी आपने किसी चीज़ की आर पार की बात करनी है, अगेन, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में आर पार की बात करनी है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, थ्रू। अगर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अभी हमने अक्रॉस किया और अक्रॉस भी किसी चीज़ के लिए आर पार के लिए यूज़ हो रहा था, तो वहाँ पे थ्रू और अक्रॉस में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये है कि जब आप फिज़िकली किसी चीज़ को क्रॉस कर देते हो, जब आप फिज़िकली किसी चीज़ को क्रॉस करते हो तो आप क्या लगाएंगे, अक्रॉस। और जब आपकी सिर्फ वर्चुअली कोई चीज़ आर पार हो रही है तो आप क्या लगाएंगे, थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि अ बॉय वॉज पीपिंग डैश द विंडो, तो मैं हिंदी में क्या कहना चाहती हूँ कि जो एक लड़का है वो ताका झांकी कर रहा था। पीपिंग का मतलब होता है झांकना कहीं, ठीक है। तो एक लड़का ताका झांकी कर रहा था, कहाँ से, विंडो के थ्रू। विंडो के थ्रू का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है कि उसकी नज़र आर पार हो रही थी उस विंडो से। तो आर पार जब वर्चुअल चीज़ों के लिए यूज़ होगा तब हम क्या चीज़ करेंगे, थ्रू, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आया। जब हमने कोई चीज़ आर पार तो हो रही है बट फिजिकली नहीं, वर्चुअली, ठीक है, तो आपकी वर्चुअली सिर्फ नज़रें उसके अंदर को आ रही थी, एक्चुअल में उसकी आइज़ अंदर नहीं आई हैं, बट सिर्फ वर्चुअली उसकी आंखें, उसकी नज़र अंदर को आ रही थी, और वो भी आर पार हुआ, एक विंडो के थ्रू आर पार हुआ, तो वहाँ पे हमने क्या लगाना है, थ्रू, ठीक है। अगर इसकी और एग्जांपल दूँ तो जो चीज़ें 3D होती हैं,
थ्री डी चीज़ों को भी जब हमने क्रॉसिंग की बात करनी, वहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, थ्रू। थ्री डी चीज़ें वो होती हैं जिनको हम एक बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, मार्कर की 3 डायमेंशनल है, इसको मैं बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं ड्रॉ करने भी जाऊंगी तो इसका मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट ड्रॉ कर पाऊंगी, पर इसकी जो सभी एस्पेक्ट्स है वो नहीं ड्रॉ करूंगी। तो ऐसी 3D चीज़ों के लिए अगर हमने उस चीज़ में कोई आर पार्ट दिखाना है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, थ्रू। फॉर एग्जांपल एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है। अब पाइप भी तो 3D होती है। अगर ये मैं बोलूँ तो इज इट ए पाइप, नो, इसका सिर्फ एक एस्पेक्ट है कि पाइप है। अगर मैंने उसको कट करना है, ठीक है, अब कट कैसे करूँगी, इतनी पाइप है, इसको लेके यहाँ से लेके मैं पूरा इसको कट करूँगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगी तो मैं क्या बोलूँगी, आई कट डैश द पाइप, ठीक है। तो आई कट थ्रू द पाइप। अब यहाँ पे थ्रू क्यों आया, क्योंकि पाइप एक 3D चीज़ थी। 3D चीज़ को मैंने सीजर्स के थ्रू आर पार किया। आर पार कहने का मतलब कि उसको पूरा क्रॉस कर दिया। क्रॉस इट मीन्स मैंने उसको पूरा कट किया। तो वहाँ पे 3D था, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी, थ्रू। तो आई कट थ्रू द पाइप। अगेन रिपीटिंग, जब आप फिजिकली खुद किसी चीज़ को पार करते हैं, वहाँ पे लगाएंगे अक्रॉस। जब आप किसी के द्वारा की बात कर रहे हैं, तब आप लगाएंगे थ्रू। जब आप किसी वर्चुअल चीज़ के आर पार की, जैसे कि नज़रें, ठीक है ना, आपकी नज़र अंदर को जाती है, तो दैट इज़ अ वर्चुअल थिंग। एक्चुअल में आप खुद अंदर नहीं जा रहे हो, वहाँ पे भी क्या लगाएंगे, थ्रू। और अगर आपने किसी 3D चीज़ को स्टार्टिंग से लेके कोई भी उसकी एंडिंग दिखानी है, तो वहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे, थ्रू। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रपोजिशंस की ओर, जो है ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट, इन फ्रंट ऑफ। ये दोनों ऐसे प्रपोजिशंस हैं जिसमें हम हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज देखते हैं कि इसकी सही यूजेज क्या होनी चाहिए, ठीक है। आज हमने डिस्कस करनी है इसकी एग्जैक्ट और बिल्कुल सही यूजेज ऑपोजिट की और इन फ्रंट ऑफ की। तो देखिए, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो ऑपोजिट और इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, दोनों का ही मीनिंग सेम होता है, दैट इज सामने। अगर हिंदी में बात करें तो इन दोनों का क्या मतलब है, सामने। पर फिर भी इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जब आप एक दूसरे को फेस कर रहे हो, जब आप एक दूसरे को फेस कर रहे हो, वहाँ पे आप क्या लगाओगे, ऑपोजिट, ठीक है। व्हेन यू आर फेसिंग ईच अदर देन यू विल से ऑपोजिट। इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है कि कोई चीज़ उसके सामने तो है, बट सिर्फ एक सीक्वेंस में है। सामने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक सीक्वेंस दिखाता है इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल बोलूँ, ठीक है, तो द टू गर्ल्स, ठीक है, सिटिंग डैश टू ईच अदर were talking very loud, were talking loudly, I would say, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जो दो गर्ल्स आमने सामने बैठी थी, वो आपस में या फिर वो बहुत ऊंची बातें कर रही थी। अब बट ऑब्वियस, जब भी कोई बातें कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली हम यही एज्यूम करेंगे कि दो लड़कियां जो बातें कर रही है वो एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, फेस कर रही होंगी। तो फेस करने के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑपोजिट, ठीक है। तो जो दो लड़कियां एक दूसरे को फेस कर रही हैं वो बहुत ऊंची बोल रही थी, तो ऑपोजिट हम हमेशा वहाँ पे लगाएंगे जब दो चीज़ें एक दूसरे को फेस कर रही हैं। फॉर एग्जांपल हम ये भी बोलते हैं, अगर किसी ने पूछा कि आपका घर कहाँ पे है, तो हम बोलते हैं कि मेरा घर पार्क के बिल्कुल ऑपोजिट है। पार्क के ऑपोजिट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे आपका घर है, वो एक दूसरे के फेस कर रहे हैं। बट ऑब्वियस, तो जो भी चीज़ें जब आपस में फेस करती हैं वहाँ पे हम लगाएंगे ऑपोजिट। और अब देखते हैं कि इन फ्रंट ऑफ को हम कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप क्लास में बैठे हैं, तो क्लास में बट ऑब्वियस सभी स्टूडेंट्स का फेस कहाँ पे होता है, टीचर की ओर होता है। तो जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं वो तो एक दूसरे को ऑपोजिट रहते हैं, पर जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, वो इन फ्रंट ऑफ होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बेंचेस हैं, ठीक है, बेंचेस बने हुए क्लास के, और यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट बैठा है, और ये मेन बोर्ड है जहाँ पे टीचर खड़ा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या, सभी स्टूडेंट्स इस तरफ फेस कर रहे होंगे। तो जो ये दो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के सामने तो बैठे हैं,
पर सामने कैसे है, एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट की और क्या है, पीठ है, बैक है। तो जब वो सिर्फ एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एक सीक्वेंस में बैठे हैं, पर एक दूसरे के पीछे उनकी बैक है, वो एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे, तब आप क्या बोलेंगे कि द स्टूडेंट्स वर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ ईच अदर क्यों हुआ है, क्योंकि वो एक दूसरे को फेस नहीं करे, वो सिर्फ सीक्वेंस में एक दूसरे के सामने बैठे हैं। होपफुली आप इन दोनों के बीच में आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अभी एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऑपोजिट सिर्फ उन चीज़ों के लिए लगता है जब आप एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और इन फ्रंट ऑफ तब लगता है जबकि आप एक सीक्वेंस में तो है पर आप एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर के लिए जाते थे तभी आप इन ए रो जाते थे, तो इन ए रो में क्या होता है, हर एक स्टूडेंट एक दूसरे के आगे तो होता है पर एक दूसरे को फेस नहीं कर रहा होता। तब भी आप कैसे करते हो, द मॉर्निंग प्रेयर्स, व्हेन यू आर इन द मॉर्निंग प्रेयर्स, तब आप इन फ्रंट ऑफ होते हो ईच अदर, देन यू आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, होपफुली आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रपोजिशन की ओर, जो है आफ्टर और आफ्टरवर्ड्स। तो आफ्टर और आफ्टरवर्ड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, अगर मैं बोलूँ कि इनके मीनिंग का डिफरेंस, तो इनके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ इनके पोजीशन पे डिफरेंस होता है। पोजीशन का क्या डिफरेंस है, अगर हम मीनिंग की बात करें तो हमने ऑलरेडी कर लिया कि आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। ठीक है, तो पोजीशन का क्या डिफरेंस है, जब हमने मिडल ऑफ द सेंटेंस यूज़ करना है तब हम क्या यूज़ करेंगे, आफ्टर। जब हमने सेंटेंस के एंड में कोई चीज़ यूज़ करनी है तब हम क्या यूज़ करेंगे, आफ्टरवर्ड्स। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आई हैड माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया कब, डैश हिम, तो उसके बाद में। तो क्या ये सेंटेंस के एंड में है, नहीं, क्योंकि एंड में क्या यूज़ हो रहा है, हिम। तो हमने सेंटेंस के मिडल में यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, आफ्टर। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया उसके बाद। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि आपने पढ़ना कब स्टार्ट किया, ठीक है, तो मैं बोलूँगी कि आई हैड माई ब्रेकफास्ट, तो मैंने क्या बोला कि मैंने अपना खाना खाया एंड, और उसके बाद क्या किया, मैंने पढ़ा, एंड स्टडीड डैश। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, कोई किसी ने मुझसे पूछा है आपने पढ़ना कब शुरू किया, तो मैंने क्या बोला कि मैंने अपना खाना खाया और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हिंदी में क्या बोलना चाहती हूँ, बाद में। पर अब देखो पोजीशन क्या है, क्या इस ब्लैंक के बाद कोई और वर्ड है, नहीं है, तो अब हमने क्या यूज़ करना है, सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करना है। तो लास्ट में यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, आफ्टरवर्ड्स। मीनिंग दोनों का अगेन सेम, सिर्फ डिफरेंस क्या है, उनकी पोजीशन में डिफरेंस है। जब हमने सेंटेंस के मिडल में यूज़ करना है, कहीं पे भी अगर एक भी वर्ड उसके बाद आता है, कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन उसके बाद आता है, तो वो मिडल में हुआ, वहाँ पे यूज़ करेंगे आफ्टर। और जब सेंटेंस के एंड की बात करनी है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, आफ्टरवर्ड्स। होपफुली आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। और अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रपोजिशन की ओर, जो है बट और एक्सेप्ट। ठीक है, बट और एक्सेप्ट। ठीक है, तो यूजुअली स्टूडेंट्स वैसे तीन वर्ड्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं, दैट इज एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, एक्सेप्ट होता है जब आपने कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिए। एक्सपेक्ट होता है जब आप किसी चीज़ की उम्मीद रख रहे हैं, जैसे कि आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इसको पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे और आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। और एक्सेप्ट का क्या मतलब है, एक्सेप्ट एक प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है इसी को छोड़ के। ठीक है, किसी चीज़ को छोड़ के। तो अगर आपको ये लग रहा है कि बट का मतलब होता है पर, तो बिल्कुल सही, बट का मतलब पर होता है। बट जब बट पर की तरह यूज़ होती है तो वो एज ए कंजंक्शन यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ ब्यूटीफुल बट नॉट स्मार्ट। ठीक है, वो ब्यूटीफुल तो है पर स्मार्ट नहीं है।
ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, दो सेंटेंसेस को बेसिकली आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो वहाँ पे बट क्या होती है, कंजंक्शन होती है। बट जब बट एज ए प्रपोजिशन यूज होता है, इसका मतलब भी बिल्कुल सेम होता है, क्या, उसका छोड़ के, ठीक है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि दोनों का मतलब छोड़ के होता है, फिर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है उसकी पोजीशन की बेसिस पे। जैसे कि अभी हमने किया था आफ्टर और आफ्टरवर्ड्स के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो डिफरेंस कहाँ था, उनकी पोजीशन में। इसी तरह बट और एक्सेप्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता एज प्रपोजिशन, पर उनका डिफरेंस होता है पोजीशन के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मैंने सेंटेंस की स्टार्टिंग में किसी को छोड़ के बोलना है, तो मैंने क्या बोलना है, बट। जब सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी तो मैं वहाँ पे क्या बोलूँगी, बट अगर हमने सेंटेंस के एंडिंग में बोलना है किसी चीज़ को छोड़ के, तो मैं वहाँ पे क्या बोलूँगी, एक्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ नोबडी डैश आई enjoyed द पार्टी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मुझे किसी को छोड़ के बोलना है, पर बोलना कब है, सेंटेंस की स्टार्टिंग पे। तो मैं वहाँ पे स्टार्टिंग के लिए क्या यूज़ करूँगी, बट। तो अब मैं क्या बोलना चाहती हूँ, किसी और ने नहीं पर मुझे छोड़ के, ठीक है। किसी और ने नहीं मुझे छोड़ के क्या, पार्टी इंजॉय की। कहने का मतलब सिर्फ मैंने पार्टी इंजॉय की, किसी और ने पार्टी इंजॉय नहीं की, ठीक है। तो किसी और ने पार्टी नहीं इंजॉय की मुझे छोड़ के, ठीक है। तो बट आई का मतलब है मुझे छोड़ के। तो बट ऑब्वियस इसका मतलब यही हो गया, बट स्टार्टिंग में यूज़ हुआ इसलिए हमने क्या यूज़ किया, बट। अगर इसी को मैं बोलूँ कि एवरीवन enjoyed द पार्टी, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि सभी ने पार्टी को एंजॉय किया, डैश स्नेहा, ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि सभी ने पार्टी को एंजॉय किया, स्नेहा को छोड़ के लिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं, क्या, बट और एक्सेप्ट। पर हमने क्या सीखा कि स्टार्टिंग में होता तो हम बट लगाते, बट यहाँ पे हमने एंडिंग की बात करनी है, तो एंडिंग में छोड़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट। तो अब यहाँ पे क्या सेंटेंस बन जाएगा कि एवरीवन एंजॉयड द पार्टी एक्सेप्ट स्नेहा। कहने का मतलब कि सब ने पार्टी को एंजॉय किया, स्नेहा को छोड़ के। होपफुली अब इनमें आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रपोजिशन की ओर, जो है अबाउट, ठीक है। अबाउट को होपफुली हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, एज ए प्रपोजिशन ये तीन तरह से यूज़ हो सकता है, ठीक है। अबाउट तीन तरह से यूज़ हो सकते हैं। अब हमने उसके तीनों यूजेजेस देखने हैं। तो बात करते हैं अबाउट की। सबसे पहला यूज़ होता है अबाउट का, अगर हिंदी में बोलूँ तो लगभग, ठीक है। लगभग, या इंग्लिश में बोलूँ तो अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो अगर कोई आपसे रास्ता पूछता है कि ये पार्क कहाँ पे है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, दिस पार्क इज अबाउट 10 किलोमीटर्स, ठीक है। तो किसी ने आपसे कोई भी पर्टिकुलर पार्क का रास्ता पूछा, तो व्हाट्सएवर द पार्क इज, कोई भी पार्क है, तो आप क्या बोलोगे कि पार्क क्या ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ऑलमोस्ट या अप्रॉक्सीमेटली, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अबाउट, ठीक है। लगभग, ये पार्क लगभग 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट, अबाउट का दूसरा यूज़ होता है कंसर्न, ठीक है, किसी के बारे में कंसर्न। और अगर हिंदी में बात करूँ कंसर्निंग की, तो उसका मतलब हो जाएगा बारे, ठीक है। तो जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मुझे उसके बारे में पता है, या मुझे अपने स्टूडेंट्स के बारे में पता है, तो उसको इंग्लिश में मैं कैसे बोलूँगी, आई नो डैश माई स्टूडेंट्स। तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि मुझे उनके बारे में पता है। बारे के लिए हमने क्या यूज़ करना है, अबाउट। तो आई नो अबाउट माई स्टूडेंट्स, मुझे अपने स्टूडेंट्स के बारे में पता है। अब बात करते हैं इसका थर्ड यूजेज। जब अबाउट टू के साथ लगता है तब इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अबाउट प्लस टू। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अभी शुरू होने ही वाली थी, कोई भी चीज़ जिसकी भी आप बात कर रहे हैं अभी वो शुरू होने वाली थी, अभी तक वो शुरू नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रात को
किसी का मैसेज आए, सिंपल बहुत कॉमन सी एग्जांपल है। तो आप कोई पूछ रहा है आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलते हो, मैं सोने ही वाली थी। कहने का मतलब आप सोए नहीं हो अभी, अभी आप सोना शुरू करने ही वाले थे। तो उस पर क्या आएगा, आई एम अबाउट टू स्लीप। ठीक है, तो जहाँ पे भी कोई भी काम शुरू होने ही वाला था वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, अबाउट प्रपोजिशन के साथ टू लगाएंगे और उसका मतलब है कि कोई काम शुरू होने वाला था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह घर से निकलने ही वाले हो और कोई आपको पूछता है कि कहाँ पे हो, वेयर आर यू, तो आई एम अबाउट टू लीव, मैं निकलने ही वाला हूँ या मैं निकलने ही वाली हूँ। तो अबाउट के 3 यूजेजेस किए। फर्स्ट यूजेज है अप्रॉक्सीमेटली, लगभग। लगभग का मतलब जैसे अगर हम कोई भी बात करते हैं कि आपको ये टॉपिक करने में कितना टाइम लगेगा, तो आई विल टेक अबाउट 30 मिनट्स। ठीक है, मुझे लगभग 30 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कंसर्निंग 12। ठीक है, तो आई नो अबाउट माई फ्रेंड्स, मुझे अपने फ्रेंड्स के बारे में पता है वो कैसे हैं। तीसरा यूजेज क्या है, अबाउट के साथ टू को यूज़ करना। इसका मतलब क्या हो जाता है कि कोई चीज़ अभी शुरू होने ही वाली थी, वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। जैसे कि आई एम अबाउट टू लर्न ऑल द प्रपोजिशंस, तो होपफुली अभी आपको सारी प्रपोजिशंस आने ही वाली होंगी, तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे, अबाउट टू। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रपोजिशन की, दैट इज़ अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट भी हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं और आज देखते हैं कि उसका सही यूजेज क्या होता है अगेंस्ट का। अगेंस्ट सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है। नेगेटिव कॉनोटेशन होती है हमेशा अगेंस्ट की। अब कॉनोटेशन से क्या मतलब होता है, कॉनोटेशन होता है उस वर्ड की, उस प्रपोजिशन की टोन। किसी भी चीज़ की टोन को हम बोलते हैं उसकी कॉनोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ लव, तो लव ऑलवेज हैज़ ए पॉजिटिव कॉनोटेशन। ठीक है, हमेशा एक पॉजिटिव टोन रखता है लव। अगर इसी तरह मैं बात करूँ हेट, हेटरेड, तो हेटरेड हमेशा एक नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है। हेटरेड का क्या मतलब है, नफरत। नफरत मतलब एक बुरी चीज़ है, तो उसकी क्या टोन क्या है, उसकी नेगेटिव है। तो इसी तरह अगेंस्ट भी हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन वाली जगह पे या जहाँ पे हमें नेगेटिव टोन यूज़ करनी होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट। तो अगेंस्ट का फर्स्ट यूजेज है सबसे पहले हॉस्टिलिटी टू। ठीक है, अगर आपने किसी चीज़ से नफरत दिखानी है, हॉस्टिलिटी का क्या मतलब होता है, नफरत, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डैश करप्शन। ठीक है, तो आप करप्शन के बिल्कुल खिलाफ हो। ठीक है, आपको नफरत है करप्शन से, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, अगेंस्ट। ठीक है, तो आई एम अगेंस्ट करप्शन, मुझे उससे नफरत है। दूसरा अगेंस्ट क्या है, जब आप किसी की ऑपोजिशन में चल रहे हो। ठीक है, ऑपोजिशन चाहे वो मूवमेंट की भी हो। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, बहुत मुश्किल है क्या, टू सेल डैश द करंट। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अलोंग लगा देती, ठीक है, अलोंग, हमने अलोंग ऑलरेडी कर लिया। अलोंग का क्या मतलब है, साथ साथ। तो अगर आपकी करंट क्या होती है, लहरें, तो अगर आप लहरों के साथ साथ बह रहे हैं, ठीक है, बह रहे हैं इन द सेंस आप लहरों के साथ साथ मूवमेंट कर रहे हैं, क्या वो मुश्किल होगा, नहीं होगा। मुश्किल क्या होगा, जब आप उन लहरों के खिलाफ चल रहे हैं, खिलाफ चल रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मतलब आप बोट में हैं और जो भी लहरों की दिशा है वो दूसरी साइड है और आप उसके ऑपोजिट से आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है होपफुली। और फिर वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट। कहने का मतलब लहरों की दिशा से ऑपोजिट दिशा में चलना बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली अगेंस्ट का मतलब क्या निकल के आ रहा है, हर जगह खिलाफ। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो किसी चीज़ के खिलाफ हो आप, वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, अगेंस्ट। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब अगेंस्ट का एक तीसरा यूज़ और होता है, उसका यूज़ क्या होता है, प्लेस के लिए। ठीक है, प्लेस या फिर मैं बोलूँगी कि पोजीशन के लिए। तो आप अगेंस्ट कहाँ पे यूज़ करते हो, जब आप किसी चीज़ का सहारा लेके खड़े होते हो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग डैश द बोर्ड।
ठीक है। डैश द बोर्ड, अगर उसमें मैं लगाऊं कि अगेंस्ट, अगेंस्ट का दो बोर्ड का क्या मतलब हो जाएगा कि आपने जो भी बोर्ड की बात कर रहे हो उसका सहारा लेके खड़े हो। फॉर एग्जांपल यही बोर्ड है, अगर मैं उसके साथ अपनी बैक को टच करके उसका सहारा लेके खड़ी हूँ तो मैं क्या बोलूँगी कि आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द बोर्ड। कहने का मतलब किसी भी चीज़ का यू कैन पुट समथिंग अगेंस्ट द वॉल। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप वॉल के अगेंस्ट किसी चीज़ को रख देते हैं ताकि वो सीधी खड़ी रहे, तो वहाँ पे भी वो क्या आएगी, यू पुट द थिंग्स अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, होपफुली अब अगेंस्ट के आपको तीनों यूजेज समझ आए होंगे। पहला यूजेज क्या है, किसी के नफरत दिखाना। दूसरा यूजेज क्या होता है, किसी की ऑपोजिशन, चाहे मूवमेंट के, अगर आप मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो वहाँ पे भी आप क्या यूज़ करोगे, अगेंस्ट। और तीसरा, जब हम पोजीशन की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपने किसी चीज़ का सहारा लेके खड़े हैं। होपफुली आपको पूरा प्रेपोजिशन चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको रिवाइज करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे और अभी हमारे साथ नेक्स्ट सेशंस में भी ज़रूर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।